नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देख ही लिया होगा, एमपीपीएससी और एमपीएसआई की शानदार क्लासेस का आरंभ करते हुए मैं मोहसिन एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। आज हमारी पहली क्लास है और एक झलक हम मध्य प्रदेश की आपकी इस क्लास में दिखाना चाहते हैं दोस्तों। और याद रखिए, ये जो पैटर्न और ये जो क्लास मैंने आज आरंभ की है, ये तब तक चलेगी दोस्तों तब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाता है। बस धैर्य रखिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। हर एक एक बारीक से बारीक पॉइंटों को हम इसमें आपको कवर कराएंगे, थ्योरी में आपको समझाएंगे। कोई भी अगर डाउट्स होता है क्लास में तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है वहां पर भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां पर भी जाकर हमको फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं। तो एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास का आगाज करता हूं। तो आइए चलिए अपनी क्लास को देर ना करते स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं अपना आज का पहला पॉइंट क्या कहता है। ठीक ना, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम देखेंगे और जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। कई बार एग्जाम में ये नाम बदल के पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो रेव उत्तर या दक्षिणापात आपको ऑब्जेक्ट में देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। ठीक ना, क्लियर है इतना। क्या कहते हैं, रेवोत्तर या दक्षिणापात। अब रेवोत्तर का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट को बारीकी से जानेंगे क्योंकि एमपीपीएससी की ये क्लासेस है, एमपीएसआई की भी है, और इनमें अगर एमपी के क्वेश्चन अगर आते हैं, आपने देखा होगा बहुत डीप से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो रेवोत्तर का मतलब क्या है, रेवा यानी नर्मदा, अर्थात नर्मदा के उत्तर का स्थान जो है वह मध्य प्रदेश उसका है। रेवा यानी होता है नर्मदा नदी, अर्थात मध्य प्रदेश के जो उत्तरी का स्थान है, नर्मदा नदी की जो उत्तर का स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश बोलते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम आपको एक और चीज इसमें बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम और कौन कौन से। दोस्तों, ये तो आपने देख लिया, रेवोत्तर के नाम से जानते हैं। एक और नाम होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है, हृदय प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को तो जानते हैं, लेकिन हृदय प्रदेश जी नाम किसने दिया था। ठीक ना, एक काम करते हैं, मैं खाली पेज ले लेता हूं, आप लोगों को उसमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। ठीक ना, मध्य प्रदेश के अन्य नाम, मैं यहां पर हेडिंग क्या डालूंगा, हेडिंग डाल देता हूं। उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा, धैर्य रखिए, सब आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। अभी तक आपने बहुत ही कम इनको जानते होंगे, समझते होंगे, पढ़े तो होंगे लेकिन पता नहीं होगा। सबसे पहला नाम कौन सा आता है, सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया है, कौन सा आता है, हृदय प्रदेश आता है। कौन सा आता है, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। अब हृदय प्रदेश ये नाम दिया किसने था, तो यह नाम किसने दिया था, तो यह नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। तो यह नाम किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एक और नाम मध्य प्रदेश का है, किस नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को, तो नदियों के मायके के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, नदियों का मायका। ठीक है ना, एक और नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को, किससे जानते हैं, जनजाति प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, जनजाति प्रदेश। लगभग लगभग हर एक फैक्ट दूंगा मैं आपको क्यों जानते हैं, लगभग लगभग 21%, कितनी, लगभग लगभग 21% के आसपास जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक ना, मध्य जनजाति क्यों कहते हैं, जनजाति प्रदेश क्यों कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग लगभग 21% के आसपास मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं, जनजाति प्रदेश के नाम से जानते हैं। एक और नाम है दोस्तों इसका, एक और नाम किसके नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। ठीक ना, नाम से मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो इतने सारे नाम थे दोस्तों, कितने थे, इतने सारे नाम। मध्य प्रदेश को किन किन नामों के साथ जाना जाता था, तो याद रखिए मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं, हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था, याद रखिए, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नदियों के मायके के नाम से आपने पढ़ा होगा,
जनजाति प्रदेश के नाम से भी बहुत आपने कम जाना होगा, क्योंकि 21% जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं। इतना सब कुछ क्लियर हो गया, किसी को यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब मैं आपको और क्या बताने वाला था, एक और चीज मैं आपको बताने वाला था, एक सेकंड और रुक जाइए। अब मैं बताने वाला था एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं वो भी देख लीजिए। सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोया स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का नाम क्या था? तो याद रखिए स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का नाम जो था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार था। दोस्तों क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता के समय जो नाम था। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं अगली स्लाइड ले लूंगा, पर थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए नाम क्या था। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, एवं बरार। क्लियर है यहां तक? ये नाम अब तो नहीं भूलेंगे आप। इतने सारे नामों के साथ मध्य प्रदेश को जाना जाता था। मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास का जो टाइम है, क्लास का जो टाइम है वह कब से है? याद रखिए क्लास प्रतिदिन, ठीक ना। मैं यहां पर आपको टाइम लिखकर बता देता हूं। क्लास की जो टाइमिंग है, क्लास प्रतिदिन रात 9 PM पर आएगी। प्रतिदिन रात 9 बजे। क्लियर है? भूलना मत। प्रतिदिन क्लास की जो टाइमिंग है अभी कितनी है? रात 9 बजे क्लासेस आपकी आएगी। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा था, वापस पॉइंट की ओर आ जाते हैं अपने। तो पॉइंट क्या कह रहा था? पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर। ऑब्लिक लगाकर मैंने एक और लिखा है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर ये कैसा आपने जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताया है, इसमें तो दो दो क्षेत्रफल आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसके पीछे एक रीजन है, इसका मैं फैक्ट दूंगा। सबसे ज्यादा एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक ना। तो देखिए 3,08,252 किलोमीटर सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन 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 कहीं कहीं पर आपको 3,08,245 मिलेगा। इसके पीछे एक रीजन है। अब वो रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले एक पेज ले लेता हूं, तो मैं पेज के जरिए आपको पूरा यहाँ पर एक बायोडाटा टाइप का लिखकर बताना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना था? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? मैंने आपको बताया कितना था, 3 लाख, ठीक ना। 3 लाख, एक सेकेंड फिर से मुझको पेन लेना पड़ेगा। 3,08,252 था। कितना था? 3,08,252 था। एक और मैंने लिखा था 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये मैंने आपको बताया, ये आपको बॉक्स में कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आराम से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। इतना आपकी समझ में आया। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप बोलोगे सर क्या बताने वाले हो, तो देखिए थोड़ा सा किरार घाटी क्या है। एक किरार घाटी है, मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा, पहले मैं आपको लिख दूं। किरार घाटी, किरार घाटी जो है ये क्या है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है दोस्तों। कहां पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। मैं आपको बताऊंगा पूरा विवाद क्या है, क्योंकि ये 252 और 245 क्यों बार बार यहां पर आ रहा है। तो किरार घाटी जो है वह दो राज्यों में, वह दो राज्यों में विवादास्पद घाटी है। जो क्या है? विवादित घाटी है। विवादित घाटी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच में स्थित है। अब पूरा विवाद क्या है थोड़ा विस्तार से मुझको आपको बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आखिर बात यह है कि जो किरार घाटी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। अब आपको पता है कि 1 नवंबर 2000 के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ करता था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ करता था, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे बड़ा राज्य था। इतना आप सभी को नॉलेज होगा।
अब जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अब अलग हो गया, लेकिन उसमें जो किरार घाटी का जो दावा दोनों राज्य करते हैं, मध्य प्रदेश कहता है कि ये मेरे क्षेत्र में के कुछ हिस्सा है, जो किरार घाटी का कुछ मध्य प्रदेश दावा करता है कि ये मेरे क्षेत्र का हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ ये दावा करता है ये मेरे क्षेत्र का है। तो क्या होता है कि कई बार आपको ज्यादातर 80% जो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 किलोमीटर ही आएगा। और एमपीपीएससी में अगर कभी क्वेश्चन आएगा विवाद किस घाटी पर है, तो याद रखिए विवाद किरार घाटी पर है, और कहीं कहीं पर आपको 3,08,245 आएगा। अब वो पूछेगा क्यों है ऐसा, तो किरार घाटी उसके बीच में विवाद है। अब आपकी समझ में आ गया, अब आप उम्मीद है ये चीज भूलोगे नहीं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब वापस से थोड़ा सा टॉपिक की ओर आ जाते हैं, ठीक ना। अब टॉपिक पे चल जाते हैं। देखिए बहुत विस्तार से मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने बैच इसलिए स्टार्ट किया है रात को 9 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि सुकून से आप ये क्लास का देख सकें, क्योंकि ये एक चीज मैं विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो जाएगा, और एमपीपीएससी का तो आप जानते हैं हर साल एग्जाम होते हैं और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत आराम से मुझको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज अगर डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर इस क्लास में आपका सपोर्ट और मोहब्बत रहा तो मैं रेगुलर कर दूंगा। अभी मैं केवल संडे और सैटरडे और संडे इन क्लासों को मैं लागू कर रहा हूं, और अगर आपका व्यूज अच्छा रहा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो याद रखिए ये क्लासेस मैं प्रतिदिन कर दूंगा। अभी केवल सैटरडे और संडे रखूंगा, हो सकता है बीच में एक दिन और रख दूं, प्ले लिस्ट में आप लोग देख लेना जाकर, ठीक है ना। इसकी प्ले लिस्ट भी मैंने अलग बना दी है। तो अब वापस टॉपिक पर आ जाते हैं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। चलिए, तो राज्य दिवस या कह सकते हैं स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस या कह सकते हैं स्थापना दिवस मध्य पर्व के नाम से मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। क्लियर है यहां तक? चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मध्य प्रदेश का राजकीय गाना कौन सा है? ठीक ना, मध्य प्रदेश का राजकीय गाना मेरा मध्य प्रदेश, जो वर्ष 2011 में इसका कह सकते हैं उद्घाटन हुआ था। और दोस्तों इसके लेखक कौन थे? तो वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव थे। कौन थे जो इसके लेखक थे? मेरा मध्य प्रदेश के कौन थे? महेश श्रीवास्तव थे। और गायक कौन थे? शान थे। किसने गाया था? गायक का नाम था शान, ठीक है। अब गाना कौन सा था? सबने सुना होगा गाना, मैंने आपको साइड में यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक ना। ये मध्य प्रदेश का गाना है जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था। और लेखक कौन थे? इसके वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव थे। और ये गायक किसने था? तो गायक शान ने था। गायक का नाम क्या है? शान। चलिए, अब सॉन्ग क्या था वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश। बहुत ही शानदार जो मध्य प्रदेश का सॉन्ग है, आप सभी को याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इनके बीच के बोल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसके बाद कौन सी लाइन है, या ये किस गीत का गाना है, ठीक ना। इस प्रकार का पूछा जाता है। तो क्या? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश हो। बहुत शानदार है, ठीक ना। चलिए, तो इतना तो आप सभी की समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं दोस्तों? चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब देखिए मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000। अब आपको पता है, अब आप सोच रहे होंगे सर गठन तो 1 नवंबर 1956 को हो गया, फिर जो वर्तमान स्वरूप का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था मध्य प्रदेश से अलग होकर, ठीक ना। क्लियर है? समझ में आ गया ना सबकी? चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर कुछ और भी लिखना है आप लोगों के लिए। चलिए, तो याद रखिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको पता है कि ये 1 नवंबर 1981 को प्रदेश को रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 को पारित कर राज्य के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, जैसे कि राजकीय पशु हुआ, राजकीय पुष्प हुआ, राजकीय वृक्ष हुआ, ये कब किया था? कि 1 नवंबर 1981 को प्रदेश को रजत जयंती के अवसर पर, कहां पर? रजत जयंती के अवसर पर। यहां पर लिख देता हूं मैं एक लाइन, ज्यादा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश को रजत जयंती के अवसर पर, कौन सी जयंती के अवसर पर? रजत में। यहां पर थोड़ा सा
इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना। हर चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आप सबको क्लियर दिख रहा है। रजत जयंती के अवसर अवसर पर राज्य के प्रतीक चिन्हों अधिनियमों 1981 को पारित किया था दोस्तों, पारित किया। अब राजकीय, ये आप समझ रहे होंगे ये सर, आप कोई बहुत से स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर ये क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती के अवसर पर राज्य के प्रतीक चिन्ह अधिनियम 1981 को पारित किया। अब राज्य की प्रतीक चिन्ह, जैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, इन चीजों को क्या किया था, लागू किया था और घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। जैसे कि राजकीय पशु, मैं सब बताऊंगा, राजकीय पशु हुआ, ठीक ना, और वृक्ष हुआ, फल हुआ, इन सभी चीजों मैं आपको आगे बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 1981 के समय मध्य प्रदेश के उस टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिए उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। कौन थे, अर्जुन सिंह। एक एक चीज को, वर्ड को याद रखिए। अर्जुन सिंह उस टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल याद रखिए बी.डी. शर्मा थे। कौन थे, बी.डी. शर्मा थे। हर एक चीज को बहुत विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डीप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी फैक्ट छूट ना जाए। मैं जितना जो लेक्चर दे रहा हूँ इनको ध्यान से सुनिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर ये पीडीएफ कहाँ से लूँ, मैं आपको बता दूंगा हर चीज। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, आज पहली क्लास भी हमारी है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन जरूर करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्लास का टाइमिंग रात 9 बजे है, सैटरडे और संडे। और मैं आज, हालांकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मुझे क्लास लॉन्च कर रहा हूं, लेकिन अभी रिदम बना दूंगा मैं, क्योंकि आज पहली क्लास है। अगर सपोर्ट रहा तो मैं प्रतिदिन कर दूंगा, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहां तक सबकी समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट सुन दोस्तों किसी को। चलिए, अब राजकीय चिन्ह कौन कौन से जल्दी से उनको भी देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में बाहर की 24 स्पूतों की आकृति, ठीक ना, आकृति है। और इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। जैसे ये याद है, पूरा चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसलिए इसको इन्वॉल्व कर दिया कि तो आप देख सकें, इसको अच्छे से देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और हर एक चीज के बारे में मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। इसके अलावा राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां दिखाई देती हैं दोस्तों। देखिए, ये गेहूं है, ये देखिए ये गेहूं, ये है गेहूं, और ये है धान की बालियां, यहाँ पर जो दिख रही है ना आप लोगों को, ये देखिए, ये देखिए, ये गेहूं और धान की बालियां हैं। और मध्य भाग में सिंह आकृति का अशोक स्तंभ क्या है दोस्तों, प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए अशोक स्तंभ है, ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये अशोक स्तंभ है। और राजकीय वृक्ष बरगद को भी प्रदर्शित किया गया है। ये राजकीय, मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, ये है। तो ये सारी चीजें क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व है। तो मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने बहुत विस्तार से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिए। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह कौन है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 12 की 24 स्तूपों की आकृति है। और इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसके अलावा राज्य की प्रमुख फसलें जैसे गेहूं और धान की बालियां दिखाई देती है। मध्य भाग में सिंह की आकृति का अशोक स्तंभ प्रदर्शित किया गया है। राज्य का वृक्ष, जो राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का, बरगद है, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं। और आपको पता है हमारे चैनल यानी द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार परिवार में बहुत सी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सबसे पहले सुबह क्लासेस होती हैं जो यूपी SSC पैट की होती हैं। 8 बजे रीजनिंग
रीजनिंग की होती है, मैथ की होती है, 10 बजे होती है हिंदी की, 11 बजे जीके जीएस की। इसके बाद अग्निवीर का बैचेस भी हमारे द एग्जाम एक्सप्रेस में चल रहा है। दोपहर 3 बजे रीजनिंग, शाम 5 बजे विज्ञान, 6 बजे जीके जीएस, रात 8 बजे मैथ स्पेशल रहती है। इसके बाद 9 बजे आपके लिए एमबीपीएससी एमपीएसआई की शानदार क्लासेस में लेकर आ रहा हूँ। दोपहर 12 बजे सीपीसीटी की क्लास भी चलती है। इतनी सारी क्लासेस द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार चैनल पे चल रही है। सपोर्ट कीजिए। एमपीपीएससी एमपीएसआई की बैचों का मैं और भी क्लासेस को स्टार्ट करवा दूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है। हिंदी की क्लासेस भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करा दूंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। यहां तक क्लियर है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। चलिए अब राजकीय पक्षी के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं? अब हम राजकीय पक्षी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां पर देखिए राजकीय पक्षी कौन है। सबसे पहले देखिए राजकीय पक्षी का नाम क्या है, तो साहे बुलबुल नाम है। क्या नाम है? साहे बुलबुल नाम है। अब या इसको दूधराज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बताइए राजकीय पक्षी का नाम बताइए, तो देखिए कहीं कहीं पर साहे बुलबुल लिखा जाता है, बुलबुल भी ओनली कहीं कहीं पर लिखा जाता है, और कहीं कहीं पर दूधराज भी लिखा रहता है। इसलिए मैंने दो नाम यहाँ पर इकट्ठे दे दिए। क्या दे दिया है? राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो साहे बुलबुल या फिर दूधराज के नाम से भी आपसे पूछा जाएगा। इतना क्लियर। अच्छा अब ये तो राजकीय पक्षी का नाम आपको पता चलेगा साहे बुलबुल है या दूधराज है। अब इसके बाद वैज्ञानिक नाम कौन सा है इसका? देखिए साहे बुलबुल का जो वैज्ञानिक नाम है वह टेरस्फोन पैराडाइज है दोस्तों। क्या है? टेरस्फोन पैराडाइज। क्लियर है? ये नाम है। अन्य नाम पैराडाइज और फ्लाई कैचर के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, क्या होता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक ना। ये मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। अब इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये मध्य प्रदेश में पाए कहाँ जाते हैं? आप बोलेंगे सर मुझको देखना है ये, तो कहाँ इसको देखेंगे जाके? तो देखिए जो राजकीय पक्षी है साहे बुलबुल या दूधराज, तो ये है कहां पाया जाएगा? ये सरदारपुर अभ्यारण्य। अब आप बोलेंगे सर सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिए सरदारपुर अभ्यारण्य हमारा धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में आप देख सकते हैं, ठीक ना। और सैलाना अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य है एक और, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य ये कहां पर है, तो सैलाना अभ्यारण्य हमारा रतलाम, ये भी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है, ठीक ना, में पाया जाता है। चलिए तो मैंने आपको इसलिए ये चीजें बता दी कि अगर आपको देख सोच रहे होंगे सर ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं हमको देखना है, तो देखिए राजकीय पक्षी का नाम क्या था? साहे बुलबुल या दूधराज। वैज्ञानिक नाम टेरिस्फोन पैराडाइस है, अन्य नाम पैराडाइस फ्लाई कैचर है। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो सरदारपुर अभ्यारण्य जिला धार में पाया जाता है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में पाया जाता है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अब आपको मैंने इनके बारे में बहुत सी जानकारी दे दी है, तो मेरे शेरों मेरे दोस्तों तैयार हो जाइए अगले पॉइंट पे चलने के लिए। और जो स्टूडेंट नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम राजकीय पशु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? राजकीय पशु के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे? राजकीय पशु कौन सा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा है, ठीक ना। तो राजकीय पशु कौन सा हो गया? बारहसिंगा। अब बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है वह कौन सा है, तो याद रखिए बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है वह रूसबर्ग डाउलसेली। दोस्तों क्या नाम है? जो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है वह रूसबर्ग डाउलसेली दोस्तों, ठीक ना। तो राजकीय मध्य प्रदेश का पशु कौन सा हो गया? बारहसिंगा हो गया। वैज्ञानिक नाम इसका रूसबर्ग डाउलसेली हो गया। इतना सबको पता था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तार से भी जान लेते हैं, ठीक ना। विस्तार से जानना जरूरी होता है क्योंकि क्लास का हमने स्टार्ट किया है, तो एक नजर मध्य प्रदेश के ऊपर जरूर चलनी चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपको विस्तार से कराऊंगा, उनका इतिहास बताऊंगा, ठीक ना, हर चीज बताऊंगा। आज केवल थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। आज पहली क्लास है हमारी, सपोर्ट और सहयोग प्यार रहा तो मैं बहुत सी चीजें मैं इंक्लूड कर दूंगा, चैप्टर बाई चैप्टर पर सारा का सारा खत्म कर दूंगा। अब ये पाया कहां जाता है, तो मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं। ये है मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में कहां पर पाया जाता है?
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके लिखना चाहूंगा, कान्हा कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान। तो बारहसिंगा कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिए, कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है, ठीक है, कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अच्छा, अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये है कहां पर? ये है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले, ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अब मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं, कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात आ जाती है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला जिले के अंतर्गत आता है और ये छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। दोस्तों एक चीज और आपको बता दें, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का क्षेत्रीय नाम क्या है पता है आपको? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बारह, मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का क्षेत्रीय नाम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक सेकेंड, यहां पर लिख देता हूं। क्षेत्रीय नाम गोइंजक को बोलते हैं नर, ठीक है, गोइंजक को क्या बोलते हैं? नर। और गावनी को बोलते हैं मादा। बहुत विस्तार से मैं बता रहा हूं क्योंकि एमपीएससी और एमपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है, डीप से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बताना भी जरूरी है यहाँ पर, ठीक ना। तो मैंने आपको क्या बताया, तो राजकीय पशु कौन था? बारहसिंगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्रूसबर्ग डाउसिडी। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है, और यह मध्य प्रदेश का जो मंडला जिले में पाया जाता है, मंडला जिले में है राष्ट्रीय कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में से है एक, कौन सा? कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का जो क्षेत्रीय नाम क्या है? गुइंज को बोलते हैं नर, नर बारहसिंगा, और गावनी को बोलते हैं मादा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं आता? किसी को कोई डाउट्स, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं दोस्तों? चलिए, अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम राजकीय पुष्प के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन है? एक सेकेंड, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह सफेद लिली है दोस्तों। क्या है? सफेद लिली है, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए, अब सफेद लिली तो राजकीय पुष्प हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिए, लीलियम कैंडिडम। क्या नाम है इसका? लीलियम कैंडिडम, ठीक ना। तो इसका ये वैज्ञानिक नाम हो गया। और यह पाया कहाँ जाता है? तो यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? देखिए, तो राजकीय पुष्प कौन था? सफेद लिली था, वैज्ञानिक नाम क्या? लीलियम कैंडिडम, ठीक ना। यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट्स नहीं दोस्तों किसी को? चलिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल के बारे में। आज पहली क्लास थी, मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूं, विस्तार से भी समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जैसा भी आ जाए छोड़ना नहीं है। एमपीपीएससी के मेरे छात्र छात्राओं और एमपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन आपका खाली नहीं जाएगा। अगर एमपी जीके का आएगा, हर तरीके से कराऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाऊंगा, एमसीक्यू भी लगवाऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन है? मलखम्ब है। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, और वर्ष 2013 में मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय खेल को, खेल का नाम क्या है? तो मलखम्ब है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल मलखम्ब को कब घोषित कर दिया गया था? तो 2013 में मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। इतना आप सबकी समझ में आया? अब मलखम्ब अकेडमी कहां पर है ये भी जान लीजिए। मलखम्ब, मलखम्ब अकेडमी, अकेडमी वर्ष
2018 वर्ष 2018 में कहां पर स्थापित की गई थी? तो वर्ष 2018 में उज्जैन में स्थापित की गई थी। कहां पर की गई थी? उज्जैन में स्थापित की गई थी। क्लियर है? तो ये कुछ इसके बारे में थी। अब पता है आपको इस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो मलखंभ जो अकेडमी है ना जो दोस्तों, ठीक ना, मलखंभ खेल है ना जो, इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा था मैं आपको, हेडिंग क्या थी, हमारा पॉइंट क्या था? राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया। मलखंभ अकेडमी 2018 में उज्जैन में स्थापित की गई। और मलखंभ के क्षेत्र में जो फर्स्ट आता है जो, तो इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। इतना सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताया दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है ये कंटेंट आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे स्टूडेंट, कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना। जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े थे, पहली भी क्लास भी थी हमारी, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रात 9 बजे क्लास आती है, याद रखिए। प्ले लिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।